हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइटरी टॉक्स। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, जो आज का हमारा एपिसोड है वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड होने वाला है, जिसमें कि आज के जो हमारे गेस्ट है वो है संतोष अरोरा सर। संतोष अरोरा सर एक रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, जिन्होंने आज हमें एपिसोड में फिटनेस के बारे में बताया है, स्पोर्ट्स के बारे में बताया है, डिसिप्लिन के बारे में बताया है, और साथ ही साथ आज के जो टीनेजर हैं उनके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी एडवाइस भी बताई है। साथ ही साथ उनका एक बहुत ही नेक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हर दिल तिरंगा, जिसमें वह निःशुल्क भाव से ऑल ओवर अमरावती में इंडिया के फ्लैग और बैचेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी स्टोरी आप अब हमारे आगे के एपिसोड में जानेंगे। तो गाइस, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया होगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे संतोष सर अरोरा जुड़े हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये था, अगर आपको हमारी ऑडियंस नहीं जानती हो और आपको हम आपके खुद के बारे में हमारी ऑडियंस को बताना हो, तो आप अपना परिचय कैसे देंगे? मैं राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी संतोष कुमार कन्याला अरोरा, इसलिए कि राष्ट्र प्रेमी क्योंकि मेरा एक जो उपक्रम है उसका नाम हर दिल तिरंगा, ये प्रोजेक्ट है। और मेरा नाम है संतोष कुमार कन्याला अरोरा। मैं रिटायर्ड फिजिकल टीचर हूँ। मैंने 32 साल फिजिकल टीचर का जॉब किया है दस्तूरनगर अमरावती संत कौरव विद्यालय में, और अभी मैं रिटायर्ड हूँ। मुझे रिटायर्ड हुए 7 साल हो चुके हैं। और मेरा जो प्रोजेक्ट है हर दिल तिरंगा, यह पिछले 35 साल से चल रहा है और मैं उसे कंटिन्यू करके रखा हूँ। और हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं उस कार्य को पूरा करता हूँ। मैं मेरी तरफ से जो है जनता को, लोगों को तिरंगे बांटता हूँ। और अभी तक मैंने 5 से 6 लाख तक तिरंगे बांट चुका हूँ। और मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ राष्ट्र काम करता हूँ। और जितना भी आज तक खर्चा हुआ है मैंने अपनी जेब से किया है। मैंने किसी से भी 1 रुपया अभी तक मदद नहीं ली है। ये आपका राष्ट्र प्रेम है? हाँ, मेरा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम यही कार्य है। और मैं तिरंगे का सिर्फ ये बांटता हूँ। सर, आपका चाइल्डहुड जो था वो कैसा था? आप बचपन से स्पोर्ट और फिटनेस में इंटरेस्टेड थे? मैं बचपन से इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ता था 8वीं में, तो उस समय मेरी नानी के एक रिलेटिव दिल्ली में रहते थे। वो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे अमरावती में, HUPM में ग्रेजुएशन के लिए आए थे फिजिकल में। तो वो दिल्ली से आने के बाद मेरे नानी के यहाँ मुझे मिले। उनकी उम्र और मेरी उम्र में 5-6 साल का फर्क था। लेकिन उनके साथ में रहने के बाद में HUPM में जब वो फिजिकल की यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए थे, तो मैं उससे जुड़ने के बाद में तो पूरा जो HUPM में एक्टिविटी चलती है उस पूरी फिजिकल की और गेम्स की थी। तो मैं वहां जाने के बाद मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया। और वो जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आया था, उसके जो नोट्स थे फिजिकल के, वो मैंने लिखे। 8वीं क्लास में था मैं, लेकिन उसके नोट्स मैंने पूरे लिखे, क्योंकि वो थोड़ा आलसी किस्म का आदमी था। तो मैंने जब वो नोट्स लिखे, तो नोट्स लिखते लिखते मेरे में वो स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षण बढ़ गया, जिसमें सब लिखा हुआ था। कोच कैसा होना चाहिए, खिलाड़ी कैसा होना चाहिए, क्या नियम रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कैसी रहती है, जिम के बारे में, डंबल्स के बारे में। तो तब से मेरे मन में वो स्पोर्ट्स के प्रति हो गया और मेरा उधर झुकाव हो गया स्पोर्ट्स की तरफ। और 14 साल की उम्र में ही मैं अपने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। उससे पहले भी तो हमारे दस्तूरनगर में भी वॉलीबॉल खेलते थे। तो मैं उसमें जुड़ गया और 14 साल की उम्र में हमने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले थे। स्कूल की जो टीम थी हमारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम गए थे। और बाकी जो हमारी मंडल की टीम थी उसमें तो फिर 14 साल की उम्र में मैं जुड़ गया। जैसे वैभव सूरज जी जुड़ गया था, जुड़ा है अभी। तो उस प्रकार 14 साल की उम्र में मैं बड़े सीनियर लोगों के साथ में खेलना शुरू किया था। इस प्रकार से मेरा जो संबंध आ गया वॉलीबॉल से 14 साल की उम्र से लेके तो अभी तक मैं वॉलीबॉल से जुड़ा हूँ। वॉलीबॉल का ही काम करता हूँ अभी तक। तो लगभग मुझे समझो 50-52 साल हो गए मैं वॉलीबॉल के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ और खेलों से जुड़ा हूँ। तो मतलब आपके जो रिलेटिव भाई था
तो उसकी वजह से आपने हाँ, खेलना वो जो चालू दिल्ली किया। का दोस्त है उसकी वजह से हुआ। हाँ। और हमारे संबंध आज भी है, भले वो दिल्ली में रहते हैं, जाट लोग हैं, लेकिन हमारे आज उनसे भी रिलेशन घर जैसे है। हाँ। हम हमारा आना जाना अभी भी चालू रहता है। सर जैसे कि हम अभी कोई गेम खेलते हैं या फिर हम पढ़ते हैं, तो जो हमारा कार्य रहता है, हमारा काम रहता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। तो उस हिसाब से जो आपका गेम था वॉलीबॉल, उसने आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे शेप किया था? मेरी पर्सनैलिटी वॉलीबॉल की थी, क्योंकि वॉलीबॉल में जरूरी है हाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी नहीं। और प्लस उसमें फिटनेस तो चाहिए। आप कोई भी गेम खेलो, पहले आपको फिटनेस होना चाहिए, उसके बाद में आपके अगर फिटनेस अच्छा है तो आप कोई भी गेम में जुड़ सकते हैं। हाँ। स्किल अगर आप जुड़ने के बाद में सीखते चले जाएंगे। हाँ। लेकिन वॉलीबॉल के लिए हाइट अच्छी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि वो हाइट वाला गेम है, जंप वाला गेम है, तो इसलिए तो हाइट वाले प्लेयर अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और फिटनेस तो आपको आ ही जाता है उसमें खेलने के बाद में, और स्किल तो आप धीरे धीरे सीखने के बाद में एक लेवल तक अच्छा स्किल हो जाता है। मतलब हाइट हमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है वॉलीबॉल में। हाँ। कि अच्छी हाइट वालों को एडवांटेज है। हाँ, पर ऐसा नहीं वैसे है तो कि कोई सभी गेम में है, सभी गेम में हाइट वाले को एडवांटेज है। हाँ। लेकिन वॉलीबॉल जैसे गेम है उसमें हाइट चाहिए अच्छी। तो मतलब ऐसा जो छोटी हाइट वाले रहते हैं वो भले वॉलीबॉल खेलते हैं, पर उनका एडवांटेज थोड़ा कम है। हाँ, उनको भी कहीं ना कहीं वॉलीबॉल में जगह, ऐसा नहीं कि हाइट नहीं है। आज भी जगह है, कम हाइट वालों के लिए भी जगह है वॉलीबॉल में। हाँ। लेकिन थोड़ा एडवांटेज हाइट की वजह advantage से कम पड़ता है, क्योंकि जंप वगैरह लेना पड़ता है, नेट वगैरह रहती है बड़ी हाइट पे, इसके लिए। अभी जो नियम बदले हैं उसमें कम हाइट वालों को भी वॉलीबॉल में चांस है, खेल सकते हैं, अच्छे खेलते हैं। सर जैसे कि हम खेलते हैं, कुछ खेल खेलते हैं गेम्स, तो जो खेल का एक नियम है कि हार जीत हमारी चलती रहती है। तो जो अगर हम हार गए गेम में, तो हम अपने आपने मतलब आपके रिस्पेक्टिव में मुझे आपसे ये पूछना था कि हारने के बाद आपने अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रांग कैसे रखा? क्योंकि हर गेम में तो हारते ही हैं, कुछ ना कुछ तो हारना ही पड़ता हार है। जीत तो चलती रहती है। हाँ। कोई भी गेम खेलेंगे तो उसमें हार जीत चलती रहती है। हाँ। हारने के बाद में अपने को डरना नहीं है और गेम से दूर नहीं होना है। हाँ। हारने के बाद में और मेंटली स्ट्रांग होके आगे आने का है कि अपनी कहाँ गलती हुई, अपन क्यों हारे, वो देख के हमने अगली बार अपनी उस गलती को सुधारना है, आगे बढ़ना है। जो खिलाड़ी ऐसा करेगा, हारने के बाद में अपनी गलती को सुधारेगा, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हाँ। इसलिए उसे घबराना नहीं, मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी और है। खिलाड़ी मेंटली स्ट्रांग रहते, फिजिकली तो रहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो केवल फिजिकली रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल्स वगैरह थोड़े अलग रहते हैं, इसीलिए। और डर के आगे तो जीत है ही। हाँ। अगर आप अभी डर जाएंगे तो नहीं, आपको उसके बाद में जीत मिलना ही मिलनी। और गेम में तो हार जीत चलती रहती, उससे पीछे नहीं हटना है। क्योंकि एक कोई बड़े आदमी ने स्टेटमेंट दिया था, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, कि अगर आपको अभी जीतना है कहीं तो आपको हारना जरूरी है, पहले हारना जरूरी है। सर आप जैसे संतकाराम विद्यालय में आप स्पोर्ट्स के टीचर थे, फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, तो आपके ख्याल से जो स्कूल्स है उनमें पढ़ाई के अलावा फिजिकल एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? जितनी अपने को पढ़ाई में इम्पोर्टेंस है, उतनी फिजिकल में भी है। कि आप मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो, आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, केवल मेंटली केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं, उधर ही ध्यान दे रहे, तो आपके जीवन में आगे कठिनाई आनी है। क्योंकि अगर आपका फिटनेस अच्छा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाई आएंगी ही, कि हमारी हेल्थ फिजिकली हेल्थ आपकी अच्छी होनी जरूरी है। इसलिए जितना आप पढ़ाई में अच्छे हैं, उतना आपको फिजिकल में भी, फिटनेस में भी अच्छा रहना चाहिए, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कठिनाई आने ही वाली है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस दिन आपकी पेपर वगैरह है उसी दिन, और उसी दिन अगर आप बीमार पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी हेल्थ मेंटली भी होती है, फिजिकली भी हेल्थ फिजिकली जरूरी है। क्योंकि आप अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहे तो आपकी सब मेहनत खराब है। दोनों तरफ होनी चाहिए, फिजिकल मेंटल के साथ में आपको फिजिकल भी स्ट्रांग रहना जरूरी। हाँ सर, आपके ख्याल से जो एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है, यानी जो स्पोर्ट्स सिखाता है, वो सिर्फ गेम खेलना सिखाता है या कोई लाइफ की स्किल्स भी सिखाते हैं? जो आपके रिस्पेक्टिव में बताइए कि आपने क्या क्या सिखाई है लाइफ स्किल्स?
बच्चों को तो सब सिखाना पड़ता है ना। हाँ। फिजिकल में रहने के बाद में उनको स्किल भी सिखाना पड़ता है, गेम के बारे में पूरी जानकारी देना पड़ता है। हाँ। और फिजिकल टीचर एक ऐसा रहता है जिससे बच्चे ज्यादा जुड़ जाते हैं। हाँ। और वो उनका केवल शिक्षा का पर्पस नहीं था, वो उनके परिवार से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा फिजिकल टीचर के साथ रहकर उनको उनके परिवार के बारे में सब शेयर करता है बातें। हाँ। इसलिए फिजिकल टीचर जो रहता है वो बाकी टीचरों से अलग रहता है। क्योंकि ये जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, इसीलिए कि अभी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, अभी आप ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं होंगे भले, पर आप जो सिखाते होंगे वो उनके माइंड में से एकदम बैठ जाता होगा कि आपने जो पढ़ाया। अभी कैसे अभी हम पढ़ाई करते हैं तो वो जो पढ़ाते हैं हमको सिर्फ वो जो है रटना पड़ता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पर आपने जो सिखाई लाइफ स्किल्स वो तो आगे चल के बहुत काम आती है ना, क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन से है रिलेटेड। बाकी सब्जेक्ट के जो टीचर है वो बच्चे का वैल्यूएशन अकेले करते हैं और वो पेपर पे, लेकिन फिजिकल टीचर का जो वैल्यूएशन होता है वो पूरे जितने दर्शक रहते हैं वो करते हैं। हाँ। वो देखने वाले करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे वो स्किल जो बताता है। हाँ। वो सब लोग देखते हैं, तब जाके अगर वो सही रहा तो सब अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं ये सही है। इसलिए हमारे काम का जो वैल्यूएशन है वहाँ के जितने स्पेक्टेटर रहते, जितने दर्शक रहते वो करते हैं कि ये इन्होंने कुछ बड़ा अच्छा सिखाया उनको। वैल्यूएशन बस सिखाया कैसा गया है, इसलिए वैल्यूएशन हम हमारे काम का नहीं करते, हमारे काम का वैल्यूएशन बाकी दर्शक करते हैं। सर आप जैसे बहुत एक्सपीरियंस टीचर हो, जैसे कि आपने बताया 32 साल से पढ़ा रहे हैं और आपने अभी तक हजारों बच्चों को आज तक पढ़ाया है। तो जो आज की आपको जनरेशन दिखती है, आज की जनरेशन के बच्चे स्टूडेंट्स और जो आपकी पुरानी जनरेशन के स्टूडेंट है, आपको मतलब उनमें क्या मेजर चेंज दिखता है माइंडसेट का? आजकल के बच्चे और समझो 2010 के पहले के बच्चे, जो चेंजेस है 2010 के बाद में बहुत ज्यादा है। तो दोनों में ज्यादा फर्क ये है कि उसके लिए जवाबदार मैं पेरेंट्स को कहूंगा, क्योंकि 2010 के बाद में पेरेंट्स जो थे उन्होंने अपने बच्चों को केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की। हाँ। कि केवल आप पढ़ाई करो। हाँ। खेल की तरफ नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे जो है वो उधर चले गए ज्यादा पढ़ाई की तरफ। उनके दफ्तर का बोझा देखो कितना बढ़ गया, ट्यूशन देखो कितने बढ़ गए, तो बच्चे जो है खेलों से दूर चले गए। और आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि खेल के मैदान खाली पड़े हुए हैं। खेल के मैदान खाली पड़े हुए हैं। इसके लिए जवाबदार पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को खेल से ज्यादा दूर कर दिया, जिसके कारण बच्चों का ज्यादा नुकसान होता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि खेल के साथ में आप पढ़ाई के साथ में आपको खेलना भी बहुत जरूरी है। आपको भले समय कम है अभी, लेकिन कुछ ना कुछ समय आपने निकालना चाहिए, ये तो आपको बहुत नुकसान होता है उसमें। किसी भी खेल में आप जाओ, इंडिविजुअल जाओ, टीम इवेंट में जाओ, लेकिन आपको खेलों से जुड़े रहना चाहिए। अगर आप खेल से नहीं जुड़ेंगे तो वो सही नहीं है आपके लिए। अभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ाई में, लेकिन आगे जाके आपको कहीं ना कहीं तकलीफ जाने वाली है, कमी महसूस होगी कि हमें भी खेल से जुड़ना चाहिए था। और मतलब फिजिकल फिटनेस के मामले में आपको क्या फर्क दिखता है? मतलब जो पहले के बच्चे थे अभी, हाँ। ऐसा मैंने बहुत सुना है कि पहले के बच्चे ज्यादा फिट हुआ करते थे। हाँ, क्योंकि वो खेलों से जुड़े रहते थे ना। हाँ। स्कूल में जो गेम होते थे उससे वो एक्टिव रहते थे, मतलब सभी बच्चे उसमें भाग लेते थे। आज भी है, लेकिन पूरे बच्चे उतना भाग नहीं लेते, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को केवल इतना ही रखा कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ये खेलों में कुछ पढ़ा नहीं है। ये सोच बच्चों की नहीं थी, माँ बाप की ज्यादा है। माँ बाप के साथ सर अभी जैसे कि मैं भी अभी 16 साल का हूँ, तो मैंने भी जैसे अब स्कूल है, स्कूल में भी अभी स्पोर्ट्स कम दिया जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन की बात है ना कि स्कूल में भी स्पोर्ट्स कम दिया जाता है। पेरेंट्स का तो भले रोल था कि आपने सिर्फ पढ़ाया, पर स्कूल वालों को भी थोड़ा, तो आपके क्या से क्या व्यूज है आपकी, जो स्कूल जो भी करते हैं स्पोर्ट्स कम देके? स्कूल में स्पोर्ट्स है, खेलने के सब साधन रहते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बच्चा ग्राउंड पे जाएगा तभी, बच्चा ग्राउंड पे जाने को ही नहीं अभी। हाँ। उसको उतना प्रेशर डाल के रखा है कि वो जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल का, उसको उतना वेटेज नहीं है ना। हाँ। बाकी जैसे मार्क्स रहते हैं, एग्जाम होते हैं उसमें इतने, तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन को उतना वेटेज नहीं है मार्क्स के बारे में। हाँ। उसमें केवल ग्रेड है। हाँ। तो बच्चे को ABC से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। A मिला के C मिला कुछ फर्क पड़ता, मार्क्स से मतलब है। हाँ। हाँ, अगर उसमें मार्क्स रहते, मार्किंग रहता जैसे बाकी सब्जेक्ट में है, तो उतना महत्व मिलता था।
तो ये मतलब स्कूल्स को चेंज करना चाहिए ये बात को, हाँ होना कि चाहिए। थोड़ी वैल्यू हाँ, ज्यादा देनी चाहिए। हाँ। तो सर आपकी जो अभी आप फिटनेस है, एक इंसान की फिटनेस आपके ख्याल से हैबिट होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिटनेस तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। फिटनेस पे ध्यान देना जरूरी है। हम्म, अगर आप फिट अच्छे रहे, फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, तो आप फिट रहने ही है। ये हमारी जवाबदारी है। हाँ, हमने हमारे फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, जी, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप कठिनाई में आएंगे। कोई भी रहे, किसी भी फील्ड का व्यक्ति रहेगा, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे दुकानदार है, स्त्री है, पुरुष है, कोई है, उसने अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, केवल खाने पे ध्यान देंगे और फिर फिटनेस के साथ ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी आपकी, जब हेल्थ बढ़ जाएंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा, तो फिर आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। और एक बार आपका वजन बढ़ गया तो उसको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए अपने पहले से अगर फिटनेस पे ध्यान दिया तो वो सही रहेगा। और हर बीमारी की जड़ जो है वो आपका वजन है, वेट है। हाँ, इसलिए वेट कभी बढ़ना नहीं चाहिए। तो सर अभी हमारे पास एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। हाँ। उसमें से वो 8 घंटा सोता है, उसके बाद वो जितना भी घंटा से काम करे, पढ़ाई करे, जो भी उसका काम है वो करे। तो एक फिटनेस के लिए एक स्पेसिफिक कितना टाइम आपको देना ही चाहिए, पक्का। वो तो ठीक है कि हर किसके शेड्यूल पे होता है कि वो कितने बजे से कितने बजे तक फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्या एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो मतलब एक कैसे कितने टाइम देना चाहिए आपके ख्याल से स्पोर्ट्स को या फिर फिटनेस को अपनी? मेरे ख्याल से कम 30 मिनट तो आपने रोज फिटनेस के लिए निकालना चाहिए। फिर आप जिम में जाओ या घर में वॉकिंग करो, या खेलो, या योगा करो, या आप साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो। कम से कम 30 मिनट आपने उसके लिए निकालना चाहिए, जिसकी वजह से आप फिट रह सकते हैं। आप कोई भी नेता भी देखेंगे तो भले आपके साथ में ज्यादा टाइम रहते हैं, लेकिन बहुत से नेता या जो फिल्मी लाइन में कलाकार भी है, वो फिटनेस में बहुत ध्यान देते हैं। अपने को पता नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना फिटनेस अच्छा रखते हैं। आप वो फिर उनके घर में उतनी व्यवस्था रहती, या बाहर नहीं निकल सकते तो वो अपने घर में भी उतनी व्यवस्था रहती है, इसलिए बहुत फिट रहती है। फिर वो लेडीज रहेगी, जेंट्स रहे, केवल जेंट्स नहीं, लेडीज ने भी अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। घर में बहुत काम करते हो, लेकिन फिर भी ये जो एक्टिविटीज रहती है रेगुलर, वो करना चाहिए। तो सर अभी तक की आपकी जो लाइफ थी, उसमें आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का कितना बड़ा रोल रहा है अभी तक? डिसिप्लिन तो होना चाहिए किसी में, क्योंकि बिगैर डिसिप्लिन के अगर आप चलते हैं तो आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे, आप हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। क्योंकि कोई भी काम करना है तो आपको डिसिप्लिन से करना चाहिए, प्लानिंग से करना चाहिए। अगर आप प्लान करेंगे तो आपका प्लानिंग करेंगे तो आपने डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन के बगैर लाइफ नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन तो अभी हम जो भी काम करें फिटनेस प्लानिंग से करना पड़ेगा, हमारा काम हो जाए, और डिसिप्लिन हमको रखना ही चाहिए जिंदगी में। ही चाहिए। घर में रखो, आप घर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में, कहीं भी रहे, जहां भी जाएंगे, अगर वहां आपने डिसिप्लिन से किया काम तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और सक्सेस के लिए आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रखना चाहिए। फिर कोई भी स्टूडेंट रहे, वो दुकानदार रहे, कि जॉब में रहे, कोई भी रहे, और डिसिप्लिन रखना चाहिए। डिसिप्लिन के बगैर। तो आपने अपनी जो लाइफ का आपका शेड्यूल है, दिन का एक शेड्यूल रहता है हमारा हैबिट, तो उसमें आपने डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा? मेरी शुरू से आदत है कि मैं डिसिप्लिन में, मतलब टाइमिंग के बारे में, मेरे को टाइम के बारे में बहुत है। जब मैं स्कूल लाइफ में भी पढ़ता था, उस समय भी कभी लेट नहीं जाने का, एब्सेंट तो रहते ही नहीं थे। और उसके बाद जॉब में आया तो उसी समय मैं जब फिजिकल टीचर था, तो भी मेरा ऐसा था कि मैं प्रेयर लेना मेरी जवाबदारी है। तो मैं कहीं भी रहा, भाग दौड़ के कैसे भी आया, लेकिन प्रेयर में मैं हाजिर। स्कूल में लेट नहीं जाता था। स्कूल में लेट नहीं होना। और जिस दिन में कभी लेट हो गया तो मुझे लगता था कि आज अपने को बहुत बड़ी गलती हो गई, आज का आप लोग पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं लेट आया स्कूल। काम करो, लेकिन वो मन नहीं लगता था।
हाँ, कि अब एक बार ऐसे चुपती थी कि हाँ, हम कि नहीं, मैंने आज गलत लेट किया, हो कुछ कुछ गए, आज गलत लेट किया। हो गए, अपने से पहले लोग आ गए ना, पहली जवाबदारी अपनी थी, अगर बाकी सभी लोग आ गए, मैं लेट हो गया। तो वो फिजिकल टीचर के लिए ये होना चाहिए कि उन्होंने तो समय पर ही पहुंचना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। बहुत जरूरी है। सर, अगर आपके पास एक कोई स्टूडेंट आए और आपको बोले कि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप उसको क्या राय देना चाहेंगे? आपको क्या उसको क्या समझाना चाहेंगे? तो ऐसे से कोई बात है नहीं, मेरे पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। आपके पास 24 घंटे है। हाँ। 24 घंटे आप बिजी है क्या? कहीं ना कहीं तो आपके समय होगा। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो मैं कहूंगा कि 7.5 घंटे सो जाओ, आधा घंटा निकालो। आप बोलते मैं पढ़ाई करता हूँ, 15 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो 14.5 घंटे करो। सिर्फ केवल आपको अपनी इसमें 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा निकालना है फिटनेस के लिए। और वो जो आधा घंटा रहता है वो आपको 23.5 घंटे आपको एक अलग प्रकार का आनंद देता है। उसकी वजह से आप अपने जो काम है वो बाकी पढ़ाई करना है, दूसरे काम करना है, तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगा केवल आधे घंटे की वजह से। वो आधा घंटा भी जो है वो हफ्ते में 3.5 घंटे निकल जाते हैं आधे घंटे से। मैं तो ये नहीं सुनता कि मेरे पास समय नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आधे घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं। आधा घंटा तो आपने निकालना ही चाहिए अपनी 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 बॉडी को अपने आप केवल विद्यार्थी नहीं, कोई भी व्यक्ति है, दुकानदार भी है। आप आधा घंटा दुकान लेट खोलो लेकिन पहले एक्सरसाइज करो। अगर आप आधा घंटा जल्दी दुकान बंद करो, एक्सरसाइज करो, आप आधा घंटा निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे मेरे पास दुकान है, मैं टाइम नहीं निकाल सकता, तो ये मेरे को नहीं अच्छा लगता कि आप ये जो कर रहे हैं बराबर है। आधा घंटा दुकान लेट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, आधा घंटा दुकान जल्दी बंद किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने लिए आधा घंटा आप निकालो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। सर, ये आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप अपने व्यूज अपने स्टूडेंट को बताओगे कि अगर मैं अभी 16 साल का एक स्टूडेंट हूँ, अगर आपको मुझे सिर्फ 3 फिटनेस के रूल बताने हो जो मुझे लाइफ में जरूर फॉलो करने ही चाहिए, तो वो आपके ख्याल से 3 क्या रूल्स होंगे? अगर आपको अपने जीवन में 3 बातों पर ध्यान दिए तो आप उसका बहुत आपको फायदा होगा। हाँ। मैं शिक्षक होने के नाते फिजिकल टीचर आपको यही कहूंगा कि आपको अपना फिटनेस अच्छा रखना है तो आपने किसी न किसी एक खेल से जुड़े रहना है लाइफ टाइम। आज आप स्कूल छोड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं, तो आपने जीवन में एक खेल अपने को जोड़ के रखने का, जो भी आपको पसंद, जो भी आप खेल खेलते हैं, उस खेल को आपने अपने साथ उस खेल से जुड़े रहना चाहिए आप। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको वॉक करना जरूरी है। वॉक करना जरूरी है। और तीसरी बात, आपने सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठना है। पहली बात तो आपने खेल से जुड़े रहना है किसी भी एक, दूसरा आपको जल्दी उठना है, और तीसरा कम से कम आपको वॉकिंग करना है 30 मिनट। ये मैं किसी भी विद्यार्थी को ये संदेश दूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस रहना है तो आपको इन 3 बातों पर ध्यान दिए तो आप कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है। और जो सर ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, रात को पूरा काम करते हैं, तो उनके लिए तो सुबह को मतलब ऐसा उठना थोड़ा सा कठिन होता है ना कि वो 4 बजे तक काम किए तो 7 बजे नहीं उठ सकते हो। 8 घंटे की नींद भी चाहिए। तो इस हिसाब से अभी आपके जो एक रूल है उसको कैसे चेंज करोगे? आप सुबह की जगह उसको कहाँ शिफ्ट करोगे जो उनका जो स्पोर्ट्स का, अपने फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए उनका जो होगा वो कैसे चेंज होगा? ज्यादा देर रात तक पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। सुबह को उठ के ज्यादा। हाँ, आप अगर इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो करो, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी हेल्थ खराब हो जाए उसमें। हाँ। आप अगर रात भर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में क्या करते हैं? आप दिन में सोते होंगे। हाँ, तो ये मतलब एक उल्टा शेड्यूल हो गया। हाँ, वो ऐसा प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको है तो कर सकते हैं आप उसमें। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप सुबह जल्दी उठे तो आपको पूरा दिन आपको फ्रेश हो, अपने जल्दी उठने से फ्रेश, जल्दी अच्छा फील होता है। इसीलिए आज आप पढ़ाई कर रहे, कल आप दुकानदार बन जाएंगे, कहीं आप जॉब में करेंगे, तो फिर क्या 4 बजे तक सोएंगे नहीं क्या आप? तो सोना ही है ना फिर। तो मेरा कहना है कि जल्दी उठने की आदत होनी जरूरी है।
सर आपके लिए पैसा बड़ा है या पहचान? दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है। हाँ। पैसा तो चाहिए, जीवन में तो पैसा चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे के तो कोई वो नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो पहले आपको पैसे के बारे में पहचानना चाहिए। अगर पैसा है तो लोग आपको पहचानते हैं। मेरे भी ऐसे बहुत से अनुभव है। मैं बहुत जगह गया था, सिर्फ मैंने कहा कि भाई मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे को उतना पैसे वाले उतना मान सम्मान नहीं देते। लेकिन मेरे साथ वाले जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अगर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो उसको अलग प्रकार का रिस्पेक्ट मिलता है। ये पैसे का फर्क है। हाँ। और पहचान भी मतलब कहीं कहीं पहचान पैसे से ऊपर भी होती है। हाँ, पहचान से तो होती है, लेकिन उसका फायदा बाद में मिलता है। आप अपने रहते हुए जो पहचान हुए वो बाद में। हाँ, कि मतलब अभी आप किससे बहुत पुरानी पहचान है तो उसमें पैसा मतलब पहचान जो हमारी बन जाती है, आपके और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो सिर्फ पैसे का रोल नहीं रहता। नहीं, पैसे का रोल मैं तो नहीं, मतलब पैसा इतना कोई जरूरी है नहीं। और पैसा ज्यादा आ गया तो पैसा ज्यादा आने से क्या होता है, इंसान घमंडी हो जाता है। पैसा आने से दिमाग खराब होता है। हाँ। रिलेशन खराब होती है। हाँ। तबियत खराब होती है। तो कितना भी आपने कमाया तो आपको सब यही छोड़ के जाने का है। और जितना भी आपने कमाया दूसरों को छोड़ के जाने का है, या फिर आ जाके डॉक्टर को देना है। कोई भी व्यक्ति आ जाके उसको डॉक्टर को पैसे दे, अगर उसने अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दिया या ज्यादा भी पैसा रहा तो सिर्फ पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक लिमिट तक पैसा भी चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास हाथ फैलाने के बजाय अपने पास जितना पैसा है उसमें अपन ने वो करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आजकल ये भी स्टेटमेंट बहुत वायरल होता कि जो मनी पैसा है वो पहचान को फॉलो करता है, बोलते हैं आजकल। तो ये स्टेटमेंट भी मतलब कहीं जगह सही है, कई जगह गलत है। सर आपने जैसे कि आपने बताया कि अभी एक सोशल वेलफेयर हम एक कार्य करते हैं अपने इंडिया के प्रति, कि आप जो इंडिया के फ्लैग बैचेस रहते हैं और जो झंडे रहते हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो जो ये आपको ये आइडिया था ये डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपको कहाँ से मिला और आपको ये स्टार्ट करने का इनिशिएटिव क्या था? मेरा जो ये प्रोजेक्ट है हर दिल तिरंगा, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने 1993 में शुरू किया था। 87 में मैं जब वहाँ स्कूल में लगा तो वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को बच्चे आते थे और वहाँ झंडा फहराया जाता था। और उसके बाद में भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, चिराइयो हो गया और बच्चे अपने अपने घर को चले जाते थे। बच्चों से ज्यादा शिक्षक को घर रहती थी घर जाने की, क्योंकि आज छुट्टी है वो एंजॉय करने के लिए। तो मैंने 5-6 साल देखा, तो मैंने बोला ये तो अब झंडा फहराने के बाद बच्चों को ये पता तो होना चाहिए तिरंगा क्या है, तिरंगे का महत्व क्या है, कैसा है, इसका मान सम्मान इतना क्यों है, ये शुरुआत किसने किया। तो और अपने देश में इतने बड़े प्रोग्राम होता है तो इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। और बॉर्डर पर जो सैनिक खड़ा है वो तिरंगा लेकर खड़ा हुआ है, खिलाड़ी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है इंडिया का झंडा लेकर। क्यों? क्योंकि मेरा तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। मैं गिर गया तो चलेगा, लेकिन मेरा तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहिए अपन आज के दिन 15 अगस्त 26 जनवरी। तो मैंने बच्चों को देने के लिए फिर तिरंगे लाए 93 में। उस समय मैंने 20 रुपए के 200 तिरंगे लाए, छोटे से कागज वाले आते थे वो, और वो पिन से लगाए जाते थे। तो स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, 1500 करीब बच्चे थे, मैंने 200 लाए थे। जब वो बच्चों को दिया मैंने तो बच्चे इतने खुश हो गए, बाकी बच्चे नाराज हो गए, सब हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। तो उस समय 20 रुपए बोलते बहुत हो गए, मैंने अपनी जेब में से लाए। फिर मुझे लगा कि अपने को ये अभी सभी बच्चों को देना पड़ेगा। फिर मैंने पहले 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे मेरे पास थे तो उनको देना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब ये तो 5वीं 6वीं 7वीं वाले छोटे बच्चे, इनको नाराज तो नहीं करना चाहिए, बड़ों को दे रहे और छोटों को नहीं दे रहे, तो उनको भी इन्वॉल्व किया। फिर मतलब 11वीं 12वीं ऐसा धीरे धीरे पूरे स्कूल के बच्चों को मैंने झंडे देना शुरू किया। और उनको जैसे बच्चों का उत्साह बढ़ता गया, मेरा भी उत्साह बढ़ता गया और मैं भी आगे बढ़ता गया। चलो भाई बच्चे खुश हो रहे हैं, ऐसा जो काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे खुश हो रहे हैं, विद्यार्थी खुश हो रहे हैं, तो वो काम करना चाहिए। और वो ऐसा शुरू हो गया कि धीरे धीरे बच्चे क्या, शिक्षक क्या, बाकी पेरेंट्स भी सब उसमें इन्वॉल्व हो गए और मेरा धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट बहुत बढ़ गया। और आज इतने बड़े प्रोजेक्ट हो गया है
कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सर आप कभी किसी को बैज वगैरह पहनाते हैं या फिर किसी को फ्लैग देते हैं, तो उनको जो हमारे इंडिया का फ्लैग पहने हुए आप दे या फिर हाथ में लिए हुए देखते हैं, तो आपको क्या कैसा फील होता है? आपको अंदर से आपको क्या सहानुभूति मिलती है? जब मैं किसी भी फ्लैग देता हूँ हम्म, कोई भी व्यक्ति को, हम्म, तो मुझे इतना लगता है कि मैंने आज जो उसे फ्लैग दिया, मेरे देश का सम्मान, मान सम्मान बढ़ा है। क्योंकि फ्लैग देने के बाद में उस व्यक्ति के चेहरे पर इतनी खुशी आ जाती है, वो कितना भी बड़ा आदमी होगा, चाहे कितना भी बिजी रहता होगा, हाँ, जब मैं वहां फ्लैग देने जाता हूँ उनको, तो फ्लैग देने के बाद में, देखने के बाद में इतना खुश हो जाते हैं वो कि नहीं, कि आप सब, आपने जो फ्लैग दिया वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और ऐसे ही काम करते रहिए। उसकी वजह से मैं इतना अच्छा मैं महसूस करता हूँ कि जब वो लोग कहते हैं कि सर आप जैसा काम नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और जब सुनते हैं कि मैं इतने सालों से इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, खुद की जेब में से खर्चा कर रहा हूँ, इतने फ्लैग बांटे हैं मैंने, तो वो बहुत ज्यादा मुझे उत्साहित करते हैं कि ऐसा काम आप जो कर रहे हैं वो कोई करता नहीं। और इसकी वजह से मैं आज, मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, मैंने इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचाया है। हाँ, अभी जून महीने में 2026 जून में मैंने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का अहमदाबाद में, तो मैं वहां पर गया। वहां पर 12 देश आए थे एशिया के। तो वहां पर जाने के बाद में मैंने वहां जितने भी फॉरेन टीम्स के कोचेस थे, उन सभी को मैंने अपने देश का तिरंगा दिया, और उन्होंने स्वीकार भी किया और बहुत अच्छा फील किया उन्होंने भी। और अपनी जो इंडियन टीम थी वॉलीबॉल, वो सभी खिलाड़ियों को, कोचेस को, वहां पर जो ऑफिशियल थे, रेफरीज थे, वहां काम करने वाले बच्चे जो थे, सभी को मैंने दिया। और उन्होंने जब वो तिरंगा देखा और लिया, बहुत अच्छा महसूस किया। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैंने आज अपने देश के तिरंगे को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। बाकी तो मैंने अपने यहाँ अमरावती में कलेक्टर, कमिश्नर, आमदार, खासदार, विद्यार्थी, हर शहर में, पूरे अमरावती जिले के तालुकों में जितने भी है वहां तक पहुंचाया है। लेकिन वो अहमदाबाद में देने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपके लिए एक तरह से आपका एक मोटिवेशन बन गया कि आपको जो भी सामने वाला, जब आप उसको बैच पहनाते हो, उसको अपना देश का झंडा देते हो, तो मतलब आपको अंदर से एक ऐसी क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इसके चेहरे में मुझे खुशी दिख गई, तो आपको उससे भी आपको भी प्रोत्साहन मिलता है। आप ऐसा जो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले के चेहरे पे खुशी आ जाती है, उससे अच्छा कोई काम नहीं है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उनके जो लड़के अशोक कुमार, वो मॉस्को ओलंपिक में खेले थे, तब अपने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। तो वो भी कई बार अमरावती आए हैं, तो उनको भी मैंने बहुत बार वो तिरंगा दिया। और वो मेरे उस प्रोजेक्ट को बहुत अप्रिशिएट करते कि नहीं सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ तक मैंने वो तिरंगा पहुंचाया। आज तक के एंकर जो है अंजना ओम कश्यप, वो भी अमरावती में आए थे, उन्हें भी मैंने ये तिरंगा पहनाया था। ये फोटो है इधर लगा हुआ। हाँ, ये फोटो है। तो इस प्रकार से मैं अमरावती में कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, तो मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। चाहे फिर वो पालक मंत्री रहे, ज्ञानदार रहे, कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर्स है, अमरावती के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो है, मैं उनको कहने का मतलब कि प्रचार प्रसार करता हूँ कि मैं जैसे नेता लोगों के पास भी जाता हूँ। तो नेता लोगों के पास जाना इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है, जनसंपर्क अच्छा रहता है। तो वहां जितने भी लोग आते हैं, तो उनको मैं तिरंगा देके मैं मेरा जो उपक्रम है उसको आगे बढ़ता हूँ कि भाई मेरा तिरंगा आज इतने लोग तक पहुंचा। इसलिए नेता लोगों के पास भी मुझे बहुत ज्यादा रिस्पांस मिलता है। तो इस हिसाब से आपका आगे का गोल क्या है कि आपको कौन से ऐसा आदमी है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको आपको पहनाना है, झंडा आपको देना है उसको? मैं तो चाहता हूँ सभी तक पहुंच सकूं यहाँ से। और एक बार मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को ये तिरंगा, कोई भी रहे, आज नहीं भाई मोदी है, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, किसी भी पार्टी का रहा, और राष्ट्रपति कोई भी रहे, तो वहां तक मेरा पहुंचने का एम है कि मैं वहां एक बार तिरंगा उन्हें लगूं। और दूसरा, केवल मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लोगों तक, मैं जब तिरंगा देता हूं तो सभी, कोई भी धर्म का लोग, किसी भी समाज का रहे, यहाँ तक कि मैंने मुस्लिम लोगों के यहाँ तक भी बहुत अच्छी वहां वो पहुंचता हूँ। और 26 जनवरी के दिन वो भी बड़ी उससे लगाते हैं, और मुझे उनका मैसेज रहता है कि सर आप 15 अगस्त को आइए और वहां पर तिरंगे
बात है। और बहुत अच्छा फील करता हूँ वहां जाने के बाद भी। और बहुत से लोग वहां पर मेरे साथ भी इस उत्सव में शामिल होते हैं। तो आप इस हिसाब से मतलब हमारे जो देश में यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल वहां तक पहुंच जाता हूँ। वो मेरा उनसे ये कहना रहता है किसी से भी कि आप अपने देश, आप अपने धर्म का, समाज का, पार्टी का, संगठन का जो भी आपका झंडा है वो लेके खड़े रहिए, मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन तिरंगा सबसे ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का तिरंगा ऊपर रहेगा, बाकी आपके जो झंडे हैं वो उससे नीचे रहना चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि तिरंगा है तो हम हैं। सैनिक वहां पर अपनी जान देने के तैयार, तिरंगा नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो मैं इसीलिए जाता हूँ कि भाई आप अपने धर्म का, समाज का कोई भी झंडा लेके, मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन तिरंगा सबसे ऊपर रहना चाहिए। मेरा इतना कहना है, और वो लोग करते भी, सभी लोग करते हैं। सर, आपने अभी तक अमरावती के बहुत बड़े से बड़े पॉलिटिशियन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तक आपने अभी तक बैचेस पहुंचाए हैं, तो इसके पीछे आपका मेन इनिशिएटिव क्या था? मेरा इंटरेस्ट केवल इतना था, जितने भी बड़े लोग हैं, नेता है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, कि अपने देश का तिरंगा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मुझे वहां पब्लिक ज्यादा मिलती है। मैं अगर खुद ऐसा कहीं गया तो वहां मुझे इतने लोग नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि ये नेता लोग रहते हैं, इनके पास जनसंपर्क अच्छा रहता है, लोग वहां ज्यादा रहते हैं, उनका कहीं भी कार्यक्रम आता तो लोग ज्यादा रहते हैं। तो मैं इसलिए वहां पहुंचता हूँ कि ताकि मैं मेरे तिरंगे का जो प्रचार है वहां तक पहुंचा सकूं। लोगों में देशभक्ति, देश भावना आना चाहिए, क्योंकि तिरंगा देखने के बाद सब लोगों के चेहरे अलग हो जाते हैं। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हाँ भी हुआ था, अब तो उसके बाद में वो पूरे देश में वो उत्सव मनाया गया। हाँ, मनाया गया। तो मैं राजकमल चौक अमरावती में, वहां पर उनका प्रोग्राम था, एक पार्टी ने वहां प्रोग्राम रखा था। तो वहां जाने के बाद में लोग सब खड़े थे, और वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनका प्रोग्राम था, भाई आए तो शुरू करें। लोग खड़े थे, सिर्फ केवल हाथ में तिरंगा लेके खड़े थे, बाकी कोई ऐसा नहीं, गाने बज रहे थे, लेकिन लोगों में उत्साह नहीं था। 10, 15, 20, 25 लोग हाथ में तिरंगे झंडे लेके खड़े थे, उनको ऐसा उत्साह नहीं था। लेकिन मैं जाने के बाद में जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बोला इनमें तो कोई उत्साह दिख नहीं रहा केवल। तो मैंने जब उनकी छाती पर, उनके दिल पर तिरंगा लगाने शुरू किए, मेरे पास तिरंगे जो ले गया था, तो सब लोगों को जब मैंने तिरंगा लगाया तो पूरा वातावरण ही बदल गया। सब लोगों में एक ऐसा जोश भर गया कि नहीं, हमारे देश ने कुछ बड़ा हासिल किया है। देशभक्ति तिरंगा जब उनके छाती पे लगा, दिल पे लगा, तो सब लोगों का में एकदम नारे लगाना शुरू कर दिए, ये देशभक्ति गाने बोलने चालू कर दिए। जो रैली रुकी हुई थी वो और अच्छी तरह से चलने लगी। मतलब तिरंगे में इतनी ताकत है कि आप चाहे तो उससे वातावरण पूरा बदल सकते हैं। तो सर, आपको जो ये आपका इनिशिएटिव है उसके लिए आपको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं आज तक। तो जब आप वो अवार्ड आप रिसीव करते हैं, मतलब जो पब्लिक से आपके पब्लिक अपना ओपिनियन देती है, आपको जो पब्लिक से आपके लिए आपका जो फेवर मिलता है, तो उस मोमेंट में आपको क्या इमोशन, आपको क्या फील होता था? आपको अभी जैसे जैसे बहुत बार हुआ होगा ऐसा। जब भी मैं ये तिरंगे के काम के लिए करता हूँ तो मेरा जहाँ भी ऐसा मान सम्मान होता है तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और देश के लिए करना चाहिए, हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है, करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, केवल खुद के लिए कर रहे हैं, ये कोई बात बराबर नहीं है। मैं तो उसमें ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कानून बनना चाहिए सरकार की तरफ से, हाँ, कि हर घर पर तिरंगा लगाना जरूरी है। भारत में जो भी रहेगा उसके घर पर वो तिरंगा लगाना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप तिरंगा नहीं लगाते तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। ये आप कानून मतलब लाना चाहते हैं? हाँ, मेरे कानून ऐसा बनना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश का तो आपको झंडा लगाना ही चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ का जो खिलाड़ी जब खेलने जाता है तो ओलंपिक भी जाता है, एशिया गेम में जाता है, बाकी टूर्नामेंट खेलते हैं, तो वो लड़ता किसके लिए? तिरंगे के लिए, हमारे देश को ऊपर करने के लिए। और जीतने के बाद में सबसे पहले वो तिरंगा उठाता और वहां लहराता है कि मैं नहीं जीता, मेरा देश जीता। पहले मेरा देश जीता, उसके बाद भी पूछा जाता है। पहले वहां अनाउंस होता है कि इंडिया के इस खिलाड़ी ने, पहले भारत का नाम
लिया होता जाता है। है। तो इस प्रकार से मेरी इच्छा ऐसी है कि हर घर में तिरंगा लगना जरूर। चाहिए। और दूसरा, जो सरकारी कर्मचारी है, हम्म। जहां पर भी सरकारी कर्मचारी है, उनको जब वो ड्यूटी पर आते हैं तो उन्होंने अपने दिल पर तिरंगा लगाकर ड्यूटी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में, अपने देश में करप्शन बहुत है। भ्रष्टाचार, उस करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस सरकारी कर्मचारी के छाती पे, दिल पर तिरंगा लगाना है, ताकि उसके कहीं ना कहीं उसके हृदय को लगना चाहिए कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे बेईमानी नहीं करना है, देश के साथ में, देश के लोगों के साथ में बेईमानी नहीं करना है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर वो करेगा, मांगता है आपसे पैसे, तो उसे आपने कहना चाहिए कि पहले वो तिरंगा निकाल कर रखो। आपको पैसे चाहिए, भ्रष्टाचार करना है, तो पहले आप वो तिरंगा निकाल के रखो। ऐसा एक कानून बनना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को ये अनिवार्य करना चाहिए कि आप जब ड्यूटी पर है तो आपने वो तिरंगा लगाना चाहिए। ये दो कानून मेरे हिसाब से देश में बनना चाहिए। और मुझे जब मौका मिला तो ये दो मुद्दे मैं जरूर रखूंगा उन नेता लोगों के सामने, जो कानून बनाने वाले हैं। जरूर, अगर मौका मिला तो जरूर जरूर। सर, जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी, तो उनके जो हमारे देश के प्रति उनको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आज के बच्चों को, आज के लोग हैं, उनको अगर देश के प्रति करना है तो उन्होंने पहले देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो इतिहास पढ़ने के बाद में उन्हें ख्याल पता चलेगा कि अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किन किन लोगों ने कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया। वो पढ़ने के बाद में उनमें भी कुछ ना कुछ जागृति आएगी, वो भी अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए कि हमने भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये तो प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी है कि अपने देश के लिए उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए, अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से उन्होंने देश के लिए ऐसा कार्य करने ताकि उसको लोग याद रखें कि नहीं, उन्होंने देश के लिए कार्य। ये तो हमें सभी की जवाबदारी है। सर, आप ये जो हमारा पॉडकास्ट था इंटरव्यू के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारे जो देश के आज के नौजवान बच्चे, यहाँ तक कि बहुत से जो अन्य लोग हैं, अगर वो भी हमारा आज का जो पॉडकास्ट है अगर वो देखेंगे तो सर उनको मतलब अपने देश के प्रति कुछ लगाव आएगा। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कीजिएगा। तो गाइस, तब तक के लिए बी कॉन्फिडेंट, बी नॉलेजेबल एंड बी इंस्पायर्ड। साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।